हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर खुशबू जैन आपको स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टू द पॉइंट, जहां पर हम बड़े बड़े कॉन्सेप्ट सीखते हैं छोटी छोटी सी वीडियोस के साथ। फाइन। सो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज डनिंग्स ऑलिव फ्रेमवर्क, जिसे हम इलेक्ट्रिक पैराडाइम भी बोलते हैं। ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क है, एक थ्योरी है जो डनिंग ने दिया था। द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस थ्योरी कि बिफोर गोइंग ग्लोबल व्हाट अ कंपनी और व्हाट अ कंट्री शुड कंसिडर, या विच फैक्टर्स a company should consider before going global. Okay, so Dunning is the name of the the author who has given this theory, and OLI framework, OLI framework भी बोला जाता है इसको, बहुत से बार OLI framework भी बोलते हैं। और बेसिकली इट इज अ इलेक्ट्रिक पैराडाइम जो आपको ये बताता है कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो एक कंपनी को कंसिडर करना चाहिए बिफोर गोइंग ग्लोबल। ओके, Okay, chalo, without wasting any time, we will understand the concept and why this theory has been given by Dunning. Fine. So, ओली का जो फ्रेमवर्क है, it was given by John H. Dunning, जिन्होंने ये बताया था इस थ्योरी के थ्रू कि जब आप एफडीआई कर रही है, जब कोई कंट्री या कोई कंपनी एफडीआई करना चाहती है, सो विच factors first the company or the country should considered or analyzed by the company to make the decisions regarding FDI. आप जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, so you are having a vast and the larger market, you are having a complete global market in front of you. How you will make decision that where and how you should expand your business or internationally. Fine. So basically ये जो theory है, it is related to the international business, कि आप जब international business करना चाहते हैं, जब आप ग्लोबली जाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ग्लोबली एक्सपांड करना चाहते हैं, तब आपको कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए कि अगर आप इस फ्रेमवर्क में कंप्लीटली फिट हो रहे हैं, दैट मींस यू कैन मूव फर्दर फॉर और यू कैन मूव अहेड फॉर द एफडीआई, और एफडीआई डिसीजंस आपके लिए सक्सेसफुल साबित होंगे अगर आप इस फ्रेमवर्क में कंप्लीटली फिट हो रहे हैं। फाइन। सो इसे ओली फ्रेमवर्क क्यों बोला है? ओली एक एब्रिवेशन है, ओ एल आई। इन दिस एब्रिवेशन, ओ स्टैंड्स फॉर ओनरशिप एडवांटेज, एल स्टैंड्स फॉर लोकेशन एडवांटेज एंड आई स्टैंड्स फॉर इंटरनलाइजेशन एडवांटेज। यानी कि ये तीन तरह के एडवांटेज अगर कोई कंपनी और कोई कंट्री अगर होल्ड करती है, या ये कंपनी के पास ये एडवांटेजेस है, तब कंपनी बेशक एफडीआई के लिए प्लान कर सकती है, एफडीआई के लिए अपना डिसीजंस बना सकती है। फाइन। सो यहां तक हमने इस स्लाइड में हमने ये समझा कि ये जो थ्योरी है जॉन एच डनिंग ने दिया था, ये समझाने के लिए कि कंपनी क्यों इंगेज होती है एफडीआई में, और कब होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। और एक बात और, ये जो थ्योरी है डनिंग की, ये सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है इंटरनेशनल बिजनेस में। जब कंपनी एफडीआई करती है तब इस थ्योरी को कंसिडर किया जाता है। फाइन। ओली फ्रेमवर्क में ओ स्टैंड्स फॉर ओनरशिप, L stands for location and I stands for internalization advantage. Fine. चलिए, तो पहला इसका जो फैक्टर है ओनरशिप एडवांटेज, थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे यहाँ पर कि ओनरशिप एडवांटेज का मीनिंग क्या है। तो ओनरशिप एडवांटेज का जो मीनिंग है दैट मीन्स कि इस पर्टिकुलर फैक्टर में सिर्फ ये समझाया है कि अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो बिल्कुल मार्केट में यूनिक है, उस प्रोडक्ट के को लेकर आपकी कंप्लीटली ओनरशिप है, आप होल्ड करते हैं, आप वो एडवांटेज होल्ड करते हैं, तो बेशक आप एफडीआई कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को ग्लोबली लेके जा सकते हैं। फाइन। यहाँ लिखा हुआ है कि ओनरशिप एडवांटेज रेफर टू द फर्म स्पेसिफिक असेट, रिसोर्स और कैपेबिलिटीज। यानी कि आपके पास कोई ऐसा यूनिक असेट है या कोई रिसोर्स है या कोई ऐसी कैपेबिलिटीज है जो आपका प्रोडक्ट आपको मार्केट में मोनोपोली दिला सकता है, आपको ओनरशिप के एडवांटेज दे सकता है होस्ट कंट्री के अंदर। होम कंट्री में तो आपका प्रोडक्ट अच्छे से चल रहा है, बट नाउ यू वांट टू टेक योर प्रोडक्ट ग्लोबल और एट ग्लोबल लेवल, सो यू विल कंसिडर कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना यूनिक है। अगर आपका प्रोडक्ट नॉर्मल है, जो अगर आप इंडिया में कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वही प्रोडक्ट जाकर आप अमेरिका में बेचना चाहते हैं, यूएसए के मार्केट में बेचना चाहते हैं, और वो वैसा प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप मार्केट में कितना सस्टेन कर पाएंगे। तो ओनरशिप एडवांटेज सिर्फ आपको इतना बता रहा है कि आपका जो प्रोडक्ट है अगर वो यूनिक है, या आपके पास कोई ऐसी कैपेबिलिटीज है, आपके पास कोई ऐसे रिसोर्सेज है, या आपके पास ऐसी कोई असेट या ऐसा कोई फॉर्मूला है जो सिर्फ आपके पास है, जिसकी ओनरशिप सिर्फ आपके पास है, तो आप होस्ट कंट्री में जाकर इजीली यू नो अपने प्रोडक्ट के साथ आप compete कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ। और दिस आर एडवांटेज डिफरेंट
डिफरेंशिएट द फर्म फ्रॉम द लोकल कॉम्पिटिटर्स, यही एडवांटेज आपको होस्ट कंट्री में, होस्ट कंट्री यानी कि जिस कंट्री में आप एक्सपांड करना चाहते हैं, तो यही वो एडवांटेज है जो आपको होस्ट कंट्री में डिफरेंशिएट करेगा, आपको लोकल कॉम्पिटिटर्स यानी वहां के कॉम्पिटिटर्स से आपको थोड़ा बेटर बनाएगा, और इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू मेक योर बिजनेस सस्टेनेबल इन होस्ट कंट्री। फाइन। सो फर्स्ट जो एडवांटेज है दैट इज ओनरशिप एडवांटेज, कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी यूएसपी क्या है, आपके पास कोई ऐसे रिसोर्सेज है, आपकी कैपेबिलिटीज है, कुछ ऐसे राइट्स आपके पास है जो होस्ट कंट्री में अभी किसी के पास नहीं है। फाइन। अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में मैंने यहाँ पर आपको क्लियरली बताया हुआ है, जैसे कि एप्पल है। एप्पल पूरे वर्ल्ड को, एक ग्लोबल मार्केट को एक सिंगल मार्केट की तरह लेकर चलता है। उसका जो प्रोडक्ट है वो अपने आप में इतना परफेक्ट है या अपने आप में इतना कंप्लीट है कि वो ग्लोबल मार्केट में इजीली कॉम्पीट कर पा रहा है अपने कॉम्पिटिटर के साथ, और मार्केट में लंबे टाइम तक एग्जिस्ट कर पा रहा है। फाइन। बिकॉज एप्पल का जो प्रोडक्ट है वो कहीं पर भी डिफरेंशिएट नहीं है कंट्री वाइज, वो पूरे ग्लोबल मार्केट को, पूरे होल वर्ल्ड को वो एक मार्केट की तरह लेकर चल रहा है। तो इसीलिए मतलब अगर आपके पास एडवांटेज है ओनरशिप का, कुछ ऐसी चीज आपके पास है जो आपको होस्ट कंट्री में डिफरेंशिएट कर सकती है, तो आप इजीली कॉम्पीट कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं अपनी होस्ट कंट्री में। यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है कि जो टोयोटा है, टोयोटा ने अभी यूएसए में अपना बिजनेस एक्सपांड किया है, और अपनी उन्हीं कैपेबिलिटीज के साथ, उसका जो उसका जो पावर है या उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, वो यूएसए में आई थिंक वहां की टेक्नोलॉजी से थोड़ी बेटर है, यानी कि द टोयोटा इज हैविंग द ओनरशिप एडवांटेज टू एक्सपांड इन द यूएसए मार्केट। दैट इज व्हाई वो वहां पर सस्टेन कर पा रहा है, और अपनी एग्जिस्टिंग यानी होम कंट्रीज में अपनी एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज के साथ ही उसने एक्सपांड किया है यूएसए के मार्केट में। यानी कि उसका जो उसकी जो क्वालिटीज है वो क्या है, लीन मैन्युफैक्चरिंग जिसको बोल सकते हैं, बिल्कुल मिनिमल वेस्टेज के साथ मैन्युफैक्चरिंग करना, काइजन प्रैक्टिसेस यूज करता है टोयोटा। उसके बाद एनवायरमेंट पर बहुत ज्यादा ध्यान देता है। तो ये कुछ उसकी यूनिक कैपेबिलिटीज है जिसकी वजह से वो यूएसए में अपनी एग्जिस्टिंग प्लानिंग्स के साथ ही उसने यूएसए में एक्सपांड किया है। सो इट इज द ओनरशिप एडवांटेज विच ही वाज हैविंग टोयोटा, और इसी एडवांटेज के साथ टोयोटा ने एक्सपांड किया है यूएसए मार्केट के अंदर। फाइन। चलिए लेट्स अंडरस्टैंड द अनदर एडवांटेज दैट इज लोकेशन एडवांटेज। यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है, यानी लोकेशन एडवांटेज क्या बोलता है कि इट रेफर्स टू द बेनिफिट अ कंपनी गेट्स फ्रॉम प्रोड्यूसिंग इन अ स्पेसिफिक होस्ट कंट्री। यानी कि आप का जो प्रोडक्ट है, अगर आप होस्ट कंट्री में मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी कि किसी और कंट्री में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो वहां से आपको ज्यादा बेनिफिट हो पा रहा है। अगर इस तरह का आपका प्रोडक्ट है कि आपको होम कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग करने की बजाय अगर आप होस्ट कंट्री में उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो आपके लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल है। फाइन। सो यहाँ पर लोकेशन एडवांटेज क्यों करती है कंपनी, कैसे पता चलेगा? कंपनी को खुद से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि व्हाई प्रोड्यूस हियर इंस्टेड ऑफ एट होम कंट्री। यानी कि आपको, कंपनी को, जो कंपनी ग्लोबल जाना चाहती है, उस कंपनी को खुद से ये पूछना चाहिए कि व्हाई शुड आई एक्सपांड और व्हाई शुड आई प्रोड्यूस इन होस्ट कंट्री। यानी कि लोकेशन किस तरह से मुझे फायदा करा रहा है। अगर मैं ग्लोबली अपने बिजनेस को लेकर जा रहा हूँ, अगर मेरा प्रोडक्ट, मेरी जो कंपनी है वो इंडियन ओरिजिन की है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो प्रोडक्ट मैं मैन्युफैक्चर इंडिया में कर रहा हूँ, अगर उसी प्रोडक्ट को मैं यूएसए में जाकर अगर मैन्युफैक्चर करता हूँ, तो मेरे लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल है। दैट इज द लोकेशन एडवांटेज, कि आपको होस्ट कंट्री में एक्सपांड करने के बाद या आपको होस्ट कंट्री में जाने के बाद आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हो रहे हैं इंस्टेड ऑफ बीइंग इन होम कंट्री। फाइन। सो इट इज द लोकेशन एडवांटेज। सबसे अच्छा एग्जांपल अगर लोकेशन एडवांटेज का मैं मानती हूँ, दैट इज नाइकी। आई हैव मेंशन्ड द एग्जांपल इन द स्लाइड ओनली। द नाइकी आउटसोर्स द प्रोडक्शन टू वियतनाम। वियतनाम इज द कंट्री जहां पर 80% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइकीज प्रोडक्ट इज डन वियतनाम के अंदर। यानी कि सबसे ज्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग नाइकी के प्रोडक्ट्स की सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है, शू एंड अदर एसेसरीज, वो होती है वियतनाम में, है ना। सो व्हाई नाइकी एक यूएसए बेस्ड कंपनी है, सो व्हाई Nike has decided to expand its manufacturing unit or open its manufacturing unit in Vietnam, because Vietnam is a country where we can say it is a labor extensive, जहां पर लेबर बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है, या लेबर बहुत कम या चीप रेट्स पर अवेलेबल है, सो नाइकी ने क्या किया, अपना जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, नाइकी यूएसए बेस्ड कंपनी है, बट
सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन नाइकी का होता है वो सिर्फ एशियन कंट्रीज में होता है। इट इज नॉट अबाउट द वियतनाम ओनली। वियतनाम एक ऐसा कंट्री है जो मैक्सिमम शेयर होल्ड करता है ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइकी। बट एशियन कंट्रीज मैक्सिमम लेबर इंटेंसिव कंट्रीज है जहां पर लेबर बहुत इजीली अवेलेबल है, या फिर हम कह सकते हैं लेबर बहुत चीप रेट पर अवेलेबल है ना। और बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी है जो यूएसए में नहीं मिल पाती नाइकी को, जो वो इंजॉय कर रहा है हमारी एशियन कंट्रीज में। चाइना, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, ये सारी ऐसी कंट्रीज है जहां पर आप बोल सकते हैं लेबर एक्सटेंसिव है। नाइकी ने अपने सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से वो इस तरह की एशियन कंट्रीज में सेटअप करी हुई है, जस्ट बिकॉज ऑफ टू एंजॉय द लोकेशन एडवांटेज। फाइन। तो फर्स्ट एडवांटेज हमने पढ़ा ओनरशिप कि अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपके पास कोई यूनिक क्वालिटीज है, आपकी कैपेबिलिटीज है, आपके पास कोई रिसोर्सेज है, कॉपीराइट्स है, पेटेंट्स है, ये सारी चीजें आपको दिलाती है ओनरशिप एडवांटेज। फाइन। जो दूसरा एडवांटेज है दैट इज अबाउट द लोकेशन, कि आपको होम कंट्री से ज्यादा फायदा हो रहा है होस्ट कंट्री में प्रोडक्शन करने पर। सो दैट इज द लोकेशन, कि वहां की लोकेशन आपके लिए फेवरेबल है। सो अगर आप इसमें फिट हो रहे हैं, अगर लोकेशन एडवांटेज आपको मिल रहा है, सो यू शुड take decisions regarding FDI. Fine. चलो, जो थर्ड एडवांटेज है दैट इज, जो थर्ड फैक्टर हमें देखना चाहिए दैट इज इंटरनलाइजेशन। इंटरनलाइजेशन का मतलब हो गया कि मेरा मेरा जो फिनिश प्रोडक्ट है या जो मेरा प्रोडक्ट है उसका जो रॉ मटेरियल है, वो सारे रॉ मटेरियल्स मुझे ही बनाने चाहिए या फिर मुझे कहीं बाहर से बनवाने चाहिए, यानी मेक इन बाय डिसीजन। अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा है, मेक इन बाय डिसीजन मतलब कि जो मेरे प्रोडक्ट के जो रॉ मटेरियल है वो मुझे खुद बनाने चाहिए। यानी कि अगर एप्पल है तो एप्पल क्या करता है, एप्पल अपने सारे जो पार्ट्स है वो अलग 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 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बनवाता है और जस्ट लाकर उसे असेंबल करके मार्केट में लॉन्च करता है। सो दैट इज आउटसोर्सिंग, दैट इज नॉट इंटरनलाइजेशन। इंटरनलाइजेशन का मतलब यहाँ पर होता है कि मेरे जो रॉ मटेरियल्स हैं या मेरे प्रोडक्ट में लगने वाले जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं उनको मैं खुद बनाऊंगी। मेक मतलब सारी चीजें मेरे कंट्रोल में होंगी। मेरी जो मेरी जो आप बोल सकते हैं मेरे जो राइट्स हैं, या मेरी जो, अगर मेरा फूड इंडस्ट्री है तो मेरी रेसिपी बाहर लीक नहीं होनी चाहिए, मेरा जो फॉर्मूला है वो लीक नहीं होना चाहिए। अगर मैं इस तरह की मोनोपोली रखना चाहती हूँ अपने प्रोडक्ट से रिगार्डिंग, तो मुझे देखना चाहिए इंटरनलाइजेशन एडवांटेज। यानी कि ये क्या बोलता है कि इट रेफर्स टू द बेनिफिट ऑफ कंट्रोलिंग फॉरेन ऑपरेशन इंटरनली रादर देन लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग एंड आउटसोर्सिंग। आप जब लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग और आउटसोर्सिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट का, दैट मीन्स कि आप अपने प्रोडक्ट की सारी यू नो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपने फ्रेंचाइजर को, अपने लाइसेंसर को या अपने आउटसोर्सर को। फाइन। सो इंटरनलाइजेशन इन सब के बिल्कुल अगेंस्ट है। इंटरनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि मेरी जो रेसिपीज है, मेरे इंग्रेडिएंट्स है, मेरे जो फॉर्मूलाज है, या मेरे किसी प्रोडक्ट को बनाने की जो टेक्निक्स है, वो सब कुछ सिर्फ मुझे पता होना चाहिए। दैट इज इंटरनलाइजेशन एडवांटेज। फाइन। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो जैसा मैकडी है, तो मैकडी क्या कर रहा है कि मैकडी फॉलो कर रहा है इंटरनलाइजेशन को। यानी कि कोई मैकडी का आउटलेट है, अगर आप मैकडी की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो मैकडी के बन, टिक्की सब कुछ रेडी बनकर आएगा। मैकडी के आउटलेट पर ये सारी चीजें नहीं बनती। सो मैकडी इज फॉलोइंग द इंटरनलाइजेशन टेक्निक या इंटरनलाइजेशन एडवांटेज को फॉलो कर रहा है। देखो, मैकडी के बाद एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एड किया है स्टारबक का। स्टारबक क्या है, स्टारबक प्रीफर होली ओन्ड स्टोर इन की मार्केट instead of franchising to maintain the consistent quality, store design and customer experience globally। है ना, आप क्या चाहते हैं, you want to make your quality of product consistent। अगर आपने सबको अपने रेसिपी, सबको अपने इंग्रेडिएंट, सबको अपनी टेक्निक्स या अपने प्रोडक्शन के प्रोसेस को आपने सबको बता रखा है, तो यू कैन नॉट एंजॉय द इंटरनलाइजेशन एडवांटेज। फाइन। स्टारबक क्या करता है, स्टारबक नेवर गिव फ्रेंचाइजीज, है ना। स्टारबक के जितने भी आउटलेट्स है वो होली ओन स्टोर्स हैं। व्हाई Starbucks is doing this just to have the advantage of internalization, या हम बोल सकते हैं कस्टमर को जो एक्सपीरियंस वो देना चाहता है, वो देना चाहता है कस्टमर को जो एक्सपीरियंस देना चाहता है, हम बोल सकते हैं ग्लोबली कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस स्टारबक देना चाहता है। आप स्टारबक की कॉफी आप चाहे कहीं पर भी पिए, है ना, यू विल गेट द सेम सेटिस्फेक्शन। और दूसरा हो सकता है टू मेंटेन द ब्रांड इमेज। बहुत सी बार इंटरनलाइजेशन एडवांटेज को ब्रांड इमेज के साथ में भी जोड़ा जाता है, कि अगर जो चीज आप ओपन नहीं करना चाह रहे, जो चीज सीक्रेट्स है, उनकी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। सो दैट इज व्हाई कंपनी शुड
फॉलो द इंटरनलाइजेशन एडवांटेज कि आप बहुत जल्दी अपने प्रोडक्ट की रेसिपीज, इंग्रेडिएंट्स, फॉर्मूला, टेक्निक्स, प्रोसेस, व्हाटएवर इट इज, आप क्या कर सकते हैं, आप अपने उसे आप अपने तक सीमित रखें, अपने तक लिमिटेड रखें, उसे आप बाहर एक्सपोज ना करें। एंड अब रीजन क्या है इंटरनलाइजेशन की? टू प्रोटेक्ट द इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब नकल, यानी कि अपने प्रोडक्ट की नकल ना हो, यानी कि अगर आप अपने सीक्रेट्स सबको बता रहे हैं अपने अपने बिजनेस के, सो देयर इज अ रिस्क ऑफ इमिटेशन ऑफ द प्रोसेस और द प्रोडक्ट। फाइन। दूसरा क्या हो सकता है इसका रीजन? ensure the consistency quality standard। अब consistency in quality if you want, then you should follow the internalization, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको चाहिए कि आप ग्लोबली सेम एक्सपीरियंस दे अपने कस्टमर्स को। फाइन। और ये क्या कर सकता है? रिड्यूस द ट्रांजेक्शन कॉस्ट। रिड्यूस द ट्रांजेक्शन कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर आप अपना रॉ मटेरियल या अपने प्रोडक्ट के जो पार्ट है वो आप अलग अलग कंट्रीज से बनवा रहे हैं, सो इट विल increase the transaction cost and it will increase the final cost of your product। your product will get expensive, जो आपके प्रॉफिट्स पे भी इफेक्ट डाल सकता है। और जो उसका लास्ट है, कीप बेटर कंट्रोल ओवर द सप्लाई चेन एंड ब्रांड रेपुटेशन। अभी मैंने बताया था कि इंटरनलाइजेशन को सीधा सीधा जोड़ा जाता है ब्रांड रेपुटेशन से, कि अगर आपने सबको बता रखा है उस चीज की वैल्यू कम हो जाएगी। इंस्टेड ऑफ इंटरनलाइजेशन यू कैन मेंटेन द रेपुटेशन ऑफ योर ब्रांड। फाइन। So these are three aspects। अगर कंपनी या कंट्रीज ग्लोबली जाना चाहती है, इन तीनों एस्पेक्ट को पहले एनालाइज करना चाहिए। हाँ, सीक्वेंस शुड बी सेम। अगर कंपनी को एफडीआई करना है या ग्लोबली जाना है तो फर्स्ट उसे कंसीडर करना चाहिए ओनरशिप एडवांटेज की प्रोडक्ट इतना ज्यादा साउंड है या नहीं। दूसरा, लोकेशन एडवांटेज को देखना चाहिए कि अगर आप होस्ट कंट्री में एक्सपांड कर रहे हैं तो उसके बाद के जो बेनिफिट्स है वो आपको होने वाले हैं या नहीं। और तीसरा हो सकता है इंटरनलाइजेशन, यानी कि वहां यानी एक्सपांड करने के बाद में भी आपके जो फॉर्मूलाज है, आपकी जो सीक्रेट्स है, आपकी जो टेक्निक्स है वो सिर्फ और सिर्फ आप तक लिमिटेड रहे। फाइन। चलिए अब समझ लेते हैं इन तीनों एस्पेक्ट को एक साथ, कि अभी फिलहाल में ऐसी कौन सी कंपनी है जो इन तीनों एडवांटेजेस को मतलब इंजॉय कर रही है और अच्छे से ग्लोबली परफॉर्म कर रही है। सो यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने दिया है मैकडोनल्ड का। मैकडोनल्ड का ओनरशिप एडवांटेज, यानी कि हर कंट्री में, अगर हम लोग फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो वहां का बीफ बर्गर उनका यूएसपी है। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में आलू टिक्की बर्गर उनका यूएसपी है। So they are enjoying the ownership advantage first। Fine। दूसरा है लोकेशन। इंडिया ऑफर्स लार्ज मिडिल क्लास मार्केट विद ग्रोइंग डिमांड फॉर क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, है ना। तो मैकडोनल्ड ने जो सबसे ज्यादा एक्सपांशन या जो सबसे ज्यादा बेनिफिट्स लिए हैं वो इंडिया से लिए। क्यों लिए हैं? क्योंकि इंडिया में इस तरह के क्विक रेस्टोरेंट्स की डिमांड्स बहुत ज्यादा है, बिकॉज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लोगों को क्विक सर्विसेज चाहिए रिगार्डिंग द रेस्टोरेंट्स। सो मैकडोनल्ड ने पहला ओनरशिप एडवांटेज लिया, दूसरा लोकेशन एडवांटेज। इस तरह की कंट्रीज को टारगेट किया है जहां पर उनके जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से क्या क्या कर पाए, डिमांड और सप्लाई को मीट कर पाए। और तीसरा है इंटरनलाइजेशन। मैकडोनल्ड कीप कंट्रोल ओवर द प्रोसेस एंड द मेन्यू अडॉप्शन रादर देन लाइसेंसिंग, फुली एंश्योरिंग ब्रांड कंसिस्टेंसी। कभी भी फुली लाइसेंस्ड मैकडोनल्ड नहीं करता अपने किसी भी फ्रेंचाइजी को या किसी भी फ्रेंचाइजर को कंप्लीट राइट्स रिगार्डिंग द रेसिपी एंड द मेन्यू अडॉप्शन नहीं देता है। ये सारे कंट्रोल रिगार्डिंग द प्रोसेस, द रेसिपी एंड द मेन्यू अडॉप्शन, सारे कंट्रोल्स इट कीप्स विद इटसेल्फ टू मेंटेन द ब्रांड कंसिस्टेंसी। ओके। चलिए ये स्लाइड में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस में ओली फ्रेमवर्क का क्या हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इसे यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये एक मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है जो हर कंपनी यूज करती है बिफोर गोइंग ग्लोबल। फाइन। तो एप्लीकेशन इन इंटरनेशनल बिजनेस में क्या हो सकता है कि इट एक्सप्लेन द एफडीआई वर्सेस एक्सपोर्ट वर्सेस लाइसेंसिंग डिसीजन। ये तीनों फैक्टर जब कोई कंपनी एनालाइज करती है तो वो इजीली ये डिसाइड कर पाती है कि उसे एक्सपोर्ट करना चाहिए, उसे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन डायरेक्ट एफडीआई करना चाहिए, या फिर उसे लाइसेंसिंग मॉडल को फॉलो करना चाहिए। ये तीनों एस्पेक्ट जब आप एनालाइज करते हैं यू कैन इजीली असेस कि कंपनी को क्या करना चाहिए, वेदर द कंपनी शुड एफडीआई, वेदर द कंपनी शुड एक्सपोर्ट, वेदर द कंपनी शुड लाइसेंसिंग। फाइन। दूसरा ये हेल्प करता है, इट हेल्प फर्म डिसाइड एंट्री मोड स्ट्रेटेजीज। एंट्री मोड स्ट्रेटेजी यानी कि किस एंट्री मोड से
किसी कंपनी को एंटर होना चाहिए ग्लोबल मार्केट के अंदर, है ना, वेदर इट द कंपनी शुड डू जॉइंट वेंचर, होली ओन्ड सब्सिडरी, फ्रेंचाइजी, फाइन। और तीसरा इसका जो फायदा है, इट गाइड्स मल्टीनेशनल कंपनीज ऑन ग्लोबल एक्सपांशन स्ट्रेटेजी। ये आपको गाइड करता है किस तरह से आपको ग्लोबल मार्केट में एक्सपांड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दोनों ही चीजों में, फाइन। और लास्ट है यूज बाय गवर्नमेंट टू डिजाइन द पॉलिसीज एंड अट्रैक्ट द एफडीआई। ऑब्वियसली एवरी कंट्री वांट मैक्सिमम एफडीआईज, फाइन। तो ये जो फ्रेमवर्क है ये गवर्नमेंट्स को भी हेल्प करता है कि किस किस तरह की पॉलिसीज, यानी कि अगर लोकेशन रिगार्डिंग एडवांटेजेस कंपनी को चाहिए लोकेशन के बेस पर, यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि किसी कंट्री की लोकेशन बहुत अच्छी है, फेवरेबल है किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, तो कम जो वहां की गवर्नमेंट है वो इस तरह की पॉलिसीज या इस तरह के रेगुलेशंस बनाएंगी कि उस तरह की इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो एफडीआई करने के लिए उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, फाइन। चलो, एप्लीकेशन और कुछ फायदे हैं तो साथ में इसके कुछ क्रिटिसिज्म या बोल सकते हैं या डीमेरिट्स बोल सकते हैं ओली फ्रेम के, वो क्या है कि इट इज टू ब्रॉड, है ना। अब जो ओली फ्रेमवर्क है उसने जो फैक्टर्स बताए हैं वो एज अ होल बताए हैं, है ना, मतलब माइक्रो लेवल पर आपको ये नहीं बताएगा कि ये आपके लिए कितना सक्सेसफुल है या नहीं। यानी कि अगर ओनरशिप की बात करें तो ये प्रोडक्ट का जो आपने यूएसपी या आपकी कैपेबिलिटीज है, आपकी ऐसी कोई यूनिकनेस की बात कर रहा है, बट प्रिसाइजन बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा कुछ क्लियरली नहीं बता रहा है, फाइन। स्टैटिक यानी कि डायनामिक नहीं है, इट डज नॉट फुली अकाउंट फॉर डायनामिक चेंज, यानी कि ग्लोबल मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो ग्लोबल मार्केट एवर चेंजिंग है, डायनामिक है, और ये जो फ्रेमवर्क है ये कहीं ना कहीं पर स्टैटिक है। दैट इज वाई बहुत सी बार इसको कंसिडर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कंपनीज के लिए टू टेक द डिसीजंस रिगार्डिंग एफडीआई, फाइन। थर्ड है ओवरलैप विद अदर थ्योरीज, है ना, बहुत सी बात जैसे ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी हो गया, रिसोर्स बेस्ड व्यू थ्योरी हो गया, यानी इन सब थ्योरी से कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करती है ओएलआई फ्रेमवर्क। यानी कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी क्या बोलता है आपको कि आपको बनाने की बजाय या इंटरनलाइजेशन करने की बजाय आपको जो अपने प्रोडक्ट के कुछ रॉ मटेरियल्स है या कुछ सब पार्ट्स है या उसके पैरा पार्ट्स है वो आप कहीं और से बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो थ्योरी है ये कॉन्ट्राडिक्ट करती है अदर थ्योरीज के साथ में भी, फाइन। सो इट वाज ऑल अबाउट द ओएलआई फ्रेमवर्क किस तरह से काम आता है इंटरनेशनल बिजनेस में, किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से हेल्प करता है कंट्रीज को या कंपनीज को एफडीआई से रिगार्डेड डिसीजंस लेने में, फाइन। चलिए, so thank you so much. This was all about the OLI framework. Fine. Hope you like the videos. If you like my videos, please subscribe my channel, and you can suggest which topic you want me to teach. आपको किन तरह की सब topics पे आपको videos चाहिए. I will definitely come with that videos. Thank you so much. Bye bye.